हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला में जो हमारा टॉपिक चल रहा था भूकंप, ठीक है। भूकंप के हमने पिछले क्लास में भूकंप के तरंगों एवं भूकंपीय वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा भूकंप का विश्व वितरण है, ठीक है। भूकंप का विश्व वितरण, भूकंप का विश्व वितरण, ठीक है। अर्थात विश्व में किन किन क्षेत्रों में भूकंप जोन स्थित है, कहाँ कहाँ पर भूकंपीय पेटियां हैं जहाँ पर भूकंप बहुतायत मात्रा में आते हैं। ये भूगर्भिक घटनाएं जो भूकंप धरातल की कंपन की जो घटनाएं घटित होती है वो किन किन पेटियों में होती है, ठीक है। उनके बारे में चर्चा करेंगे। जिन क्षेत्रों में भूपटल कमजोर या भू संतुलन क्या होता है, अवस्थित है, ठीक है, भू संतुलन अव्यवस्थित होता है, वहाँ पर क्या होता है, ये भूकंपीय घटनाएं होती रहती है, ठीक है। वहाँ पर ये भूकंपीय घटनाएं होती रहती है। अब ये भूकंपीय क्रियाएं ज्वालामुखी की ज्वालामुखी के तरह ही क्या होती है, विवर्तनी की क्रियाओं का परिणाम होती है, ठीक है। जिन क्षेत्रों में जो विवर्तन की अधिकांश घटनाएं बार बार होती रहती है, ठीक है, वह क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील होता है, ठीक है। इसी आधार पर हम देखते हैं कि जब ये भूकंपीय क्षेत्र है उनको निम्न पेटियों में विभाजित किया जाता है। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, भूकंप संवेदनशील क्षेत्र, उनके आधार पर भूकंप क्षेत्र को निम्न पेटियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, ठीक है, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। इसमें मित्रों यह क्या है, विश्व की सबसे विशाल भूकंपीय पेटी है, जहां पर विश्व की लगभग 2/3 2/3 भूकंपीय घटनाएं घटित होती है। लगभग कितनी, लगभग 63% भूकंपीय घटनाएं कहाँ पर घटित होती है, यहाँ पर प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में घटित होती है, ठीक है। यहाँ पर जो भूकंप आते हैं, यहाँ पर भूकंप के लिए कई प्रकार की अनुकूल दशाएं उपलब्ध या उपस्थित है। प्रशांत महासागर तटीय पेटी में भूकंप आने के लिए या भूकंप के लिए कई प्रकार की अनुकूल दशाएं हैं, जैसे कि स्थल भाग और जलीय भाग का या महाद्वीप और महासागर का मिलन बिंदु, नवीन वलित पर्वतों का कमजोर क्षेत्र तथा ज्वालामुखी क्रिया द्वारा प्रभावित क्षेत्र, जो कि यहाँ पर प्रशांत महासागर तटीय पेटी में उपस्थित है, जिनके कारण से क्या है, भूकंपीय गतिविधियाँ यहाँ पर आसानी से संचालित होती है। भूकंप आसानी से यहाँ पर बार बार आते रहते हैं, अर्थात भूकंप का संवेदनशील क्षेत्र है। भूकंप के लिए ये बिंदु क्या हैं, एक अनुकूल दशाओं के रूप में उपस्थित है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में प्रशांत महासागरीय प्लेट के सहारे जो अग्निवलय है, आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी पेटी, जब प्रशांत महासागरीय ज्वालामुखी पेटी पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, ठीक है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या है, ज्वालामुखी पेटी है, ठीक है। तो उसी के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसी प्रकार से ये अग्निवलय में क्या है, असंख्य भूकंपीय क्षेत्र हैं, कई भूकंपीय क्षेत्र इस अग्निवलय में हैं, ठीक है। तो यह पेटी क्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड से शुरू होकर के, कहाँ से, न्यूजीलैंड से शुरू होकर के इंडोनेशिया द्वीप, फिलीपींस, ताइवान, चीन के तटीय क्षेत्र, जापानी द्वीप समूह है, क्यूराइल, कमचटका द्वीप, एलुसिन द्वीप समूह, यूएसए के अलास्का तथा पश्चिमी तटीय भाग से गुजरती हुई दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे पर विस्तृत है, ठीक है। यहीं
जो पनामा जलडमरू मध्य है एवं मैक्सिको, उत्तरी मैक्सिको तथा दक्षिणी कैलिफोर्निया, ओरिगन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया आदि ये सब क्षेत्र क्या हैं, अब तक भूकंप से प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम इन भूकंपीय पेटियों को मानचित्र के आधार पर भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, जैसे कि प्रशांत महासागरीय जो पेटी, ये प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी है, यहाँ पर भूकंप का उत्पत्ति स्थान या भूकंप कहाँ से शुरू होते हैं, तो प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड से शुरू होकर के, यहाँ से न्यूजीलैंड से शुरू होकर के क्या है, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम तथा जापान के द्वीप समूह हैं। पूर्वी जो चीन है, चीन का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ से होते हुए कमचटका प्रायद्वीप, फिर इधर अलास्का, ठीक है, अलास्का, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का, इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी, मध्य अमेरिका, ठीक है, फिर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या है, ज्वालामुखी भूकंपीय गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित होती रही है। ठीक है, ये भूकंप से प्रभावित क्षेत्र रहे हैं। ठीक है, आगे है मध्य महाद्वीपीय पेटी। नेक्स्ट है मित्रों मध्य महाद्वीपीय पेटी। विश्व के लगभग 21% भूकंप किस में आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है, एक बार देखिए, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, ठीक है, यहाँ पर विश्व के लगभग कितने भूकंप आते हैं, लगभग 21% भूकंपीय घटनाएं कौन सी पेटी में होती है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, या इस क्षेत्र में 21% भूकंप लगभग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसे भूमध्य सागरीय या आदि टेथी सागरीय पेटी भी कहा जाता है। इसे भूमध्य सागरीय, ठीक है, इसे भूमध्य सागरीय या फिर आदि टेथी सागरीय, आदि टेथिस सागरीय, आदि टेथिस सागरीय पेटी, ठीक है, आदि टेथिस सागरीय पेटी भी कहा जाता है। यहाँ संतुलन मूलक एवं भ्रंश मूलक प्रकार के क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, यह पेटी पश्चिम में केप वर्डे द्वीप अटलांटिक से प्रारंभ होकर के पुर्तगाल, भूमध्य सागर, आल्प्स, एशिया माइनर, इराक, ईरान, हिमालय के सहारे होते हुए बर्मा के पास दक्षिण में मुड़ जाती है। ठीक है, तथा पूर्वी द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागरीय पेटी में मिल जाती है। ठीक है, तो हिमालय के पास इसकी एक उपशाखा तिब्बत होते हुए पूर्वी चीन तक चले जाती है। ठीक है, एक बार एक मानचित्र के माध्यम से हमें देखिए मित्रों, मानचित्र में एक बार इसे देखते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी या मध्य महाद्वीपीय मेखला को। यहाँ पर यह इस प्रकार से ठीक है, कहाँ पर फैली है, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में। ठीक है, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्रों में। ठीक है, इस प्रकार से ये
यहाँ पर मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है। इस पेटी का सबसे प्रमुख जो भूकंप क्षेत्र है वो कौन सा है? बाल्कन प्रायद्वीप के देश तथा इटली, एशिया माइनर, ठीक है, इटली, एशिया माइनर तथा चीन का क्षेत्र इसका क्या है? प्रमुख भूकंप क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है। मध्य अटलांटिक पेटी, यहाँ पर इस पेटी का यह जो भूकंपीय पेटी है मध्य अटलांटिक कटक के सहारे विस्तृत है, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक के सहारे विस्तृत है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक के सहारे ये विस्तृत है, ठीक। यहाँ पर ये विस्तृत है मध्य अटलांटिक कटक के सहारे, यहाँ पर विस्तृत है, ठीक है। कौन सी? मध्य अटलांटिक कटक, अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है। भूकंप की तीसरी पेटी मध्य अटलांटिक पेटी, जो कि मध्य अटलांटिक कटक के सहारे विस्तृत है। यह उत्तर की ओर स्पिट्सबर्जन आइसलैंड से प्रारंभ होकर के दक्षिण में बोवेट द्वीप अंटार्कटिका तक जाती है, ठीक है। बोवेट द्वीप अंटार्कटिका तक जाती है, ठीक है। इसके बाद में है कुछ अन्य क्षेत्र जो कि अफ्रीका का, जैसे कि महान भ्रंश घाटी क्षेत्र, हिंद महासागर के क्षेत्र तथा अदन की खाड़ी के जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से ये 3 पेटियाँ हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है। मध्य अटलांटिक पेटी, ठीक है, जो कि इस प्रकार है। अब बात करें भारत में भूकंपीय क्षेत्र। भारत के कौन कौन से भूकंपीय क्षेत्र हैं? ये तो थे विश्व के भूकंप का विश्व वितरण, ठीक है। आगे है मित्रों आगे है भारत में भूकंप के क्षेत्र। भारत के भूकंपीय क्षेत्र। भूकंप क्षेत्र, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं भारत के भूकंप क्षेत्र। इसमें 2001 में जो भारत में गुजरात राज्य में जो भूकंप आया था, जो कि पिछले 50 साल में आए हुए भूकंपों में सबसे अधिक विनाशकारी था। कौन सा? 2001 में भुज गुजरात में, ठीक है, भुज गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में जो भूकंप आया था वह 50 वर्षों में सबसे अधिक विनाशकारी भूकंप था, ठीक है। वर्तमान में भारत उन देशों में शामिल है जहां भूकंप का खतरा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। भारत भी वर्तमान में उन देशों में शामिल है जहां पर भूकंप का खतरा सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला जो भूकंपीय क्षेत्र है वह है हिमालय क्षेत्र। पहला भूकंपीय क्षेत्र यहाँ पर हिमालय क्षेत्र, ठीक है, हिमालय क्षेत्र। भारत के अधिकांश जो तेज भूकंप आते हैं
उनका अधिकेंद्र कहाँ पर स्थित है? इसी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अर्थात जो भूकंप का मूल क्षेत्र है भारत में, वह भूकंप का अधिकांश भीषण भूकंप का मूल क्षेत्र कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में ही है। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं। इसका कारण है कि यहाँ भूकंप आने का जो प्रमुख कारण है, हिमालय एक नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जो कभी भी क्या हो जाती है, जो कि अभी भी क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। ठीक है, जिसके कारण से भूकंपीय गतिविधियाँ होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है दूसरा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, यह क्षेत्र हिमालय से ही क्या है, सटा हुआ, एकदम हिमालय की तलहटी में ही स्थित है, जिस कारण से यहाँ पर भूकंप की आशंका बनी रहती है। हिमालय से जुड़ा हुआ होने के कारण यहाँ पर भूकंप की आशंका बनी रहती है। अब हिमालय क्षेत्र में तो नवीन मोड़दार पर्वत होने के कारण वहाँ पर क्या है, वह क्षेत्र अभी भी ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण से भूकंपीय गतिविधियाँ होती है। और इसी के तलहटी में क्या है, उत्तरी का विशाल मैदान स्थित है, जिस कारण से यहाँ पर भयंकर भूकंप की आशंका बनी रहती है। ठीक है, इस मैदान में गहराई पर क्या है, 4 भ्रंशों का भी पता चला है। ठीक है, इसी मैदान में, उत्तरी मैदान में गहराई पर 4 भ्रंशों का भी पता चला है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या है, उन भ्रंशों के कारण ही यहाँ पर हमेशा क्या है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में भूकंप की आशंका बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद में आता है तीसरा प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो कि प्राचीनतम चट्टानों का बना हुआ एक क्या है, स्थिर भूभाग है, जो भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है। ठीक है, अब तक यह प्रायद्वीपीय भारत का जो भूभाग है, ठीक है, जिसे क्या माना गया है, स्थिर भूभाग माना गया है, अर्थात भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर कच्छ का भूकंप तथा 1967 में जो कोयना भूकंप था, 1993 में लातूर, महाराष्ट्र में लातूर भूकंप तथा जबलपुर में भूकंपीय गतिविधियां होने के पश्चात, ठीक है, जबलपुर में जो भूकंपीय गतिविधियां हुई, उसके पश्चात 2001 में जो भुज गुजरात में भूकंप आया, उसके कारण यह धारणा बनती है कि यह क्षेत्र भी क्या है, सुदृढ़ नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या है, निर्बल है, यहाँ पर भी भूकंपीय गतिविधियां होती है। इस कारण यह क्षेत्र क्या है, भ्रंशों से प्रभावित है। इसका जो कारण माना जाता है यहाँ पर भूकंप आने का कारण कि ये भ्रंशों से प्रभावित क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ पर भी भूकंप की आशंका बनी रहती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत भी क्या है, वर्तमान में इसे सुदृढ़ क्षेत्र न मान करके कैसा माना जाता है कि निर्बल क्षेत्र के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी भूकंप की आशंका बनी रहती है। और भूकंप की आशंका बना रहने का कारण क्या है, यहाँ भ्रंश क्षेत्र से प्रभावित है ये क्षेत्र। ठीक है, फिर आगे है मित्रों, इसके बाद में भूकंप मानक एवं मापन। ठीक है, भूकंप मानक एवं मापन। ठीक है, ये तो हो गए भारत के भूकंपीय क्षेत्र, 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद में भूकंप मापन, मानक एवं मापन। जो भूकंप का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भूकंप विज्ञान कहलाता है, भूकंप विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान भूकंप विज्ञान कहलाता है। तथा इसको जो भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है, ठीक है, वो किस पर किया जाता है, सीस्मोग्राफ पर। सीस्मोग्राफ, सीस्मोग्राफ पर क्या किया जाता है, भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है।
भूकंपीय तरंगों का अंकन किस पर किया जाता है? सीस्मोग्राफ पर किया जाता है। ठीक है, जिसे सीस्मोग्राफ या फिर भूकंप लेखन यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इस सीस्मोग्राफ को भूकंप लेखी यंत्र भी कहा जाता है। इसकी सहायता से ही भूकंपीय तरंगों की गति, उत्पत्ति स्थान एवं प्रभावित क्षेत्रों के बारे में क्या किया जाता है? जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों की गति, ठीक है, भूकंपीय तरंगों की गति, प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, भूकंपीय तरंगों की गति तथा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र एवं उत्पत्ति स्थान, भूकंप के उत्पत्ति स्थान की जानकारी किससे प्राप्त होती है? सीस्मोग्राफ से ही प्राप्त होती है। ठीक है, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं: कंपन संयंत्र, अंकन संयंत्र एवं घड़ी। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? कंपन, संयंत्र, अंकन संयंत्र और घड़ी। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं इसके, किसके? सीस्मोग्राफ के 3 भाग होते हैं: कंपन संयंत्र, अंकन संयंत्र एवं घड़ी। ठीक है, इसके बाद में दूसरी एक इकाई, दूसरी सीस्मोग्राफ के अलावा दूसरी एक इकाई आती है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। ठीक है, सीस्मोग्राफ के बाद में दूसरा जो मापक यंत्र है रिक्टर स्केल, जिससे क्या किया जाता है? भूकंप की तीव्रता का ज्ञान किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है या फिर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, सीस्मोग्राफ के द्वारा तो भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है तथा उसकी गति एवं प्रभावित क्षेत्र तथा उत्पत्ति स्थान का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा? सीस्मोग्राफ के द्वारा या सीस्मोलेखी भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा। ठीक है, जबकि रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ठीक है, तथा यह स्केल क्या करता है? जो भूकंप का उत्पत्ति क्षेत्र है या उत्पत्ति केंद्र है, उससे उत्सर्जित ऊर्जा एवं शक्ति का सहसंबंध है। ठीक है, भूकंप के उत्पत्ति क्षेत्र से उत्सर्जित ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, भूकंप क्षेत्र से उत्सर्जित ऊर्जा एवं शक्ति का क्या कराता है? बोध करवाता है। ठीक है, उसका पता लगाता है। तथा इस स्केल की खोज किसके द्वारा की गई? तो इस स्केल की खोज की गई थी फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने रिक्टर स्केल की खोज की थी। ठीक है, कब की थी? 1935 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में रिक्टर स्केल की खोज की, जो कि एक गणितीय मापक है। ठीक है, इसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है। ठीक है, यह क्या है? एक गणितीय मापक। ठीक है, गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता का अंकन जिसमें भूकंप की तीव्रता का अंकन 0 से 10 के बीच में किया जाता है।
ठीक है, 0 से 10 के बीच में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है मर्केली स्केल। ठीक है, नेक्स्ट आता है मर्केली स्केल। मर्केली स्केल, ठीक है, मर्केली स्केल ये क्या करता है, भूकंप की तीव्रता का मापने का ही यंत्र है, लेकिन यह क्या है, मापक गुणात्मक है। ठीक है, यह गुणात्मक मापक है, गुणात्मक मापक है। ठीक है, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, और इसमें भूकंप की तीव्रता का जो मापने का जो अंकन है वो क्या है, 0 से लेकर के 12 तक। ठीक है, मर्केली स्केल में भूकंप की तीव्रता का जो अंकन किया जाता है वह 1 से 12 के बीच में अंकित किया जाता है। ठीक है, 1 से 12 के बीच में व्यक्त किया जाता है। मर्केली स्केल में 1 से 12 के बीच में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में एक आता है रोसी-फेरल मापक। एक आता है रोसी-फेरल मापक। रोसी-फेरल मापक, ठीक है, इसमें जो अंकन किया जाता है, इसका जो मापक होता है वह क्या होता है, 1 से 11 तक। इसका अंकन किस में किया जाता है, 1 से 11 तक किया जाता है। ठीक है, रोसी-फेरल मापक में भूकंप की तीव्रता का अंकन 1 से 11 के बीच में किया जाता है। 1 से 11 के बीच में इसका अंकन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमुख क्या है, भूकंप मापक यंत्र हैं। ठीक है, कुछ अन्य फैक्ट हैं, जैसे कि हाइपोसेंटर, जो धरती के भीतर एक बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ठीक है, जो कि अवकेंद्र या भूकंप केंद्र या भूकंप मूल जो फोकस होता है उसे हाइपोसेंटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो भूकंप के प्रभाव कौन कौन से हैं। ठीक है, तो भूकंप एक प्राकृतिक क्या है, विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण कुछ सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देते हैं, तथा यह संरचनात्मक स्थितियां होती है। ठीक है, जहां पर संरचनात्मक स्थितियां होती है वहां पर क्या कर देती है, विनाश का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, इसके जो विनाशात्मक प्रभाव है, जैसे कि इस भूकंप के माध्यम से भीषण जन धन की हानि हो जाती है। जिस प्रकार से गुजरात का जो भुज है वहाँ पर 26 जनवरी 2001 को आए हुए भूकंप से क्या हुआ, लगभग 1 लाख व्यक्तियों की मौत हो गई और भीषण क्या हुई, जन धन की आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ठीक है, इसी के साथ भारत में नदियों के मार्ग में क्या हो जाती है, रुकावट आने लग जाती है, जिससे बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो जाते हैं, जो कि इनके भूकंप के विनाशकारी प्रभाव हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जब समुद्री भाग में कोई भूकंपीय घटना घटित होती है तो वहाँ पर क्या होती है, बड़ी बड़ी लहरें अर्थात सुनामी जैसी घटनाएं घटित होती है, जिसके कारण से क्या होता है, जलयानों तथा तटीय क्षेत्रों में भारी हानि उठानी पड़ती है। ठीक है, तथा भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, यातायात मार्ग भी बाधित होते हैं। ठीक है, भूकंप से ही पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है, जिसके कारण से भारी नुकसान उठाना पड़ता है, तथा इससे कई बार भीषण आगजनी भी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, भीषण जनधन की हानि होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ संरचनात्मक भी प्रभाव पड़ते हैं भूकंप के, जैसे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करने में ये सहायता प्रदान करते हैं या उनसे सहायता मिलती है। ठीक है, भूकंपों से नई स्थलाकृतियों का जन्म भी होता है तथा ये नए स्थलीय भाग का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, एवं कई खनिज पदार्थों की प्राप्ति भी भूकंप के माध्यम से होती है। ठीक है, तथा भूकंप के समय जो भूभाग हैं उन भूभागों के धंस जाने से क्या हो जाता है, बड़ी बड़ी झीलों का भी निर्माण होता है तथा नए जल स्रोतों का भी उससे निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसके कई संरचनात्मक प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। आगे इन भूकंप की भविष्यवाणी या इनसे बचाव के क्या उपाय हैं। ठीक है, जैसे कि भूकंप की भविष्यवाणी करना वैसे तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी इनके लिए 2 विधियां प्रयोग में ली जाती है।
पहली विधि है कि जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से पहले विभिन्न प्रकार के भौतिक परिवर्तनों का क्या होता है, मापन होता है। ठीक है, भूकंप आने से पहले होने वाले विभिन्न प्रकार के भौतिक परिवर्तनों का मापन, तथा दूसरा है भूकंप प्रभावित क्षेत्र का दीर्घकालिक भूकंपीय इतिहास। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, इसके लिए प्रमुख क्या है, विधियां हैं। ठीक है, भविष्यवाणी करने के लिए बहुत ही ये दो प्रमुख विधियां हैं, जिनमें भूकंप के समय होने वाले कुछ भौतिक परिवर्तन निम्नलिखित है, जैसे कि पी तरंग वेग। ठीक है, पी तरंग वेग में क्या होता है, बहुत से छोटे छोटे भूकंप जो कि पी तरंगों के वेग से परिवर्तन कर देते हैं और किसी बड़े भूकंप के ठीक पहले सामान्य हो जाते हैं। ठीक है, इन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, भूकंप लेखी। इन परिवर्तनों को भूकंप लेखी यंत्र पर भी अभिलेखित किया जाता है। ठीक है, इसके साथ दूसरा है भूमि उत्थान। जब बड़े बड़े भूकंप आने से पहले क्या होता है, भूमि गुंबदाकार आकृति में फूल जाती है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो वह भी भूकंप के एक संकेत होते हैं पहले, कि जो भूभाग क्या हो जाता है, भूकंप आने से पहले ऊपर गुंबद नुमा आकृति में फूल करके ऊपर उठ जाता है, वह क्या है, एक भूकंप आने के संकेत प्रदान करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ रेडॉन निकास, जो रेडॉन गैस है, रेडॉन गैस का निकास किसी बड़े भूकंप के आने से पहले क्या हो जाता है, रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जो कि क्या है, भूकंप आने के संकेत प्रदान करते हैं। इसी के साथ साथ पशुओं का आचरण, पशुओं के व्यवहार से भी हमें भूकंप की भविष्यवाणी हो जाती है। पता चल जाता है कि जब कोई आपातकालीन घटनाएं घटित होती है, ठीक है, तब क्या होता है, ये पशु भी कई प्रकार के क्या है, असाधारण ढंग के व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी बड़े भूकंप के आने से पहले जीव जंतु, विशेष रूप से जो बिलों में रहने वाले जीव जंतु है, बिल में रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, असाधारण ढंग से व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, और जैसे कि बिल में वह हैं दीमक, चींटियां हैं, ये क्या करती है, अपने बिल में रहने वाले जीव क्या होते हैं, अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलकर आते हैं। आपने देखा होगा कि वर्षा काल के दौरान जब बरसात की भारी संभावना होती है, तो उस स्थिति में क्या होती है, चींटियां ज़मीन से, उनके बिलों से निकल कर के बाहर निकलती हुई हमें झुंड के रूप में दिखाई देने लगती है। तो ये सभी पशुओं की जो एक असाधारण ढंग के व्यवहार हैं, वो क्या करते हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं के संकेत देते रहते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अब इनको इनके बचाव के लिए, जैसे कि भूकंप को रोकना मनुष्य के वैसे वश में नहीं है, लेकिन फिर भी भूकंप से बचने के जो उपाय हैं, उनमें अधिक संख्या में भूकंप मापक केंद्र स्थापित किए जाएं। ठीक है, जिससे कि एडवांस पता चल सके। ठीक है, इसी के साथ साथ भूकंप वाले क्षेत्रों में तरंगरोधी भवन बनाने चाहिए। ठीक है, जिससे कि भूकंपीय तरंगों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ सके और किसी भी प्रकार की कोई हानि का सामना न करना पड़े। ठीक है, जापान में इस दिशा में काफ़ी प्रगति भी हुई है। वहाँ पर क्या है, इन भूकंपीय गतिविधियों से बचने के लिए, भूगर्भिक जो भूकंपीय घटनाएं घटित होती है, उनसे बचाव के लिए क्या है, तरंगरोधी भवन, इमारतों का निर्माण वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है सुनामी। सुनामी भी वैसे यह एक जापानी भाषा का शब्द है, सुनामी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तट पर आती हुई समुद्री लहरें। ठीक है, ये बहुत लंबी तथा कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती है, जो कि महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से क्या हो जाती है, महासागरों में उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसके कारण से ये लहरें क्या करती है, जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है और इससे क्या हो जाती है, ये अधिक प्रलयकारी हो जाती है। ठीक है, ये सुनामी लहरें जल की गति की संपूर्ण गहराई तक होने के कारण ये क्या हो जाती है, अधिक प्रलयकारी होती है, तथा खुले महासागरों में इन तरंगों की ऊंचाई अधिकतम 1 मीटर होती है, परंतु जब तटवर्ती उथले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जल क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इनकी ऊंचाई असामान्य वृद्धि की हो जाती है। ठीक है, और इस सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में भी है। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में देखें कि 26 जनवरी 2004 को
हिंद महासागर में तथा जापान के पूर्वी तट पर 11 मार्च 2011 को, ठीक है, प्रशांत महासागर में आए हुए भूकंप के बाद सुनामी की लहरें जो कि बहुत विनाशकारी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भूकंप के मुख्य फैक्ट्स थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम मित्रों अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।